नमस्कार साथियों, मैं कैलाश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं केस क्लासेस के अंदर एक बार फिर से। आज से अपन जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एफओसी की, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। आज से अपन पढ़ेंगे जो बेसिक कंप्यूटर है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अपन स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस इसी चैप्टर के, जिससे क्या है कि आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती जाएगी। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले आपके लिए इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। कंप्लीट प्राइमरी मेमोरी के बारे में अपन सब कुछ जानेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में अपन करेंगे प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चीजों को सीखते चले जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले मेमोरी को। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन यही आना चाहिए कि मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है कि अपन जो चीजें स्टोर करते हैं वही मेमोरी होती है। अपन अपने दिमाग के अंदर अच्छी अच्छी चीजें सारी स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से बात करूं कि आप सबको स्टोर होता है कि आपका दुश्मन कौन है, आपका सबसे फेवरेट दोस्त कौन है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए मेमोरी में स्टोर रहती है, लेकिन आपके दिमाग में ये स्टोर नहीं रहती कि अपन ने कल क्या पढ़ा था, अपन ने परसों क्या पढ़ा था, अपन ने उससे पहले क्या पढ़ा था। ठीक है, ये चीजें अपने दिमाग में रहती नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं और फालतू की चीजें अपन को दिमाग के अंदर वैसे भी नहीं रखनी होती है। ठीक है, अब मेमोरी होती है तो मेमोरी के लिए अपन जैसे भी कोई भी डेटा अगर कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता होगा, सपोज कीजिए कि ये मेरी मेमोरी होगी। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर ब्लॉक बने होंगे जिनको अपन क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। ठीक है, इन पर्टिकुलर ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा, लाइक 101 102, ऐसे मान लेते हैं कि इनका एड्रेस 100 होगा, इसका एड्रेस 102 होगा, और इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, और ये 10n तक आपका एड्रेसेस होगा। अब ये क्या होता है, ये होता है मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, अब जो मेमोरी का एड्रेस है वो कौन जनरेट करता है, इस चीज को आप याद रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेमोरी का एड्रेस कौन जनरेट करता है। मेमोरी का एड्रेस जो जनरेट करता है उसे अपन कहते हैं सीपीयू। सीपीयू किसी भी मेमोरी के लिए क्या करता है, एड्रेस जनरेट करता है। ठीक है, और उसके बाद में अपन देखते हैं कि मेमोरी के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं। एक ऑपरेशन होता है रीड ऑपरेशन, एक होता है राइट ऑपरेशन। ठीक है, मेमोरी के अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं। एक होता है आपका रीड ऑपरेशन और दूसरा होता है आपका कौन सा, राइट ऑपरेशन। ठीक है, अब इन चीजों को अपन देखते हैं कि मेमोरी के अंदर रीड और राइट ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अपन रीड और राइट ऑपरेशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो होता क्या है रीड और राइट। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपीयू है। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर कि सीपीयू ने क्या किया, ये अपनी क्या है यहाँ पर मेमोरी है। ठीक है, अगर सीपीयू मेमोरी से क्या करता है, राइट करता है, मेमोरी के अंदर कुछ राइट करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। और अगर सीपीयू मेमोरी से कुछ रीड करता है इंफॉर्मेशन, तो उसे अपन मेमोरी रीड कहते हैं। अब ये चीजें होती क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही अपन क्या करते हैं, डेटा गोज फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, डेटा गोज फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, तो उसे क्या कहते हैं, अब उसे अपन कहते हैं राइट कर रहे हैं। अगर अपन सीपीयू से कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं कहां पर, मेमोरी के अंदर, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सीपीयू राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू राइट कहते हैं। ठीक है, अगर अपन मेमोरी से कुछ डेटा लेकर कहां पर आ रहे हैं, सीपीयू की तरफ आ रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रीड ऑपरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपन डेटा क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। डेटा राइट कहां पे कर रहे हैं, जब सीपीयू से अपन इंफॉर्मेशन कहां भेज रहे हैं, मेमोरी के अंदर भेज रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं, उसे राइट कहते हैं। और जब अपन मेन मेमोरी से डेटा को कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ डेटा ले रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेमोरी रीड कहते हैं। आपको थोड़ी सी आशा करता हूं कि चीजें क्लियर हो रही होगी, एक पिक्चर बन रही होगी कि मेमोरी क्या होती है। ये मेमोरी होती है कि आप कुछ भी डेटा को आप स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि आपके पास अपना फोन है, फोन के अंदर भी एक मेमोरी होती है जिसके अंदर अपन फोटोज, वीडियोज अपने क्या करके रखते हैं, फाइल्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं। उसे ही अपन क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी वैसे प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं अपन,
तो प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब यहां पर अपन देखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, रैम और रोम। ठीक है, दोनों ही क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दोनों ही अपनी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, अब रैम भी दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। आगे चल के इन चीजों को अपन डिटेल से और पढ़ने वाले हैं। अब रोम को देखते हैं, रोम कितने प्रकार की होती है, पी रोम होती है, एक एम रोम भी होती है। ठीक है, एक आपकी कौन सी होती है, ईपी रोम होती है, एक आपकी डबल ईपी रोम होती है। आज के वीडियो में अपन इन सारी जो प्राइमरी मेमोरी है इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैम से कि रैम क्या होती है। ठीक है, तो देखो रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रैम क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए काम में आती है रैम, और परमानेंट स्टोरेज के लिए अपन काम में लेते हैं रोम को। ठीक है, स्टोर डेटा इन एमबीज, ये डेटा को कम स्टोर करती है, और ये डेटा को, अधिक डेटा को कहां पर स्टोर होता है, जीबीज में होता है, और वो कहां पर होता है, रोम में होता है। ये होती है वोलेटाइल। ठीक है, ये होती है नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या लफड़ा है, वोलेटाइल का लफड़ा ये है, वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका पीसी अभी ऑन है और जैसे आपके पीसी में से लाइट चली जाती है तो आपका डेटा अगर सेव नहीं है तो वो डेटा वहां से इरेज हो जाता है। जब आप नेक्स्ट टाइम उस अपने लैपटॉप को या पीसी को ऑन करते हैं तो आपको वो वहां पर डेटा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए ये रैम क्या है, वोलेटाइल तरह की मेमोरी होती है, और ये मेमोरी सीपीयू के सबसे पास में होती है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होती है, क्या होता है कि जो आपका डेटा और कंटेंट है वो आपका सेव रहता है, चाहे आपकी पावर कट हो गई हो या आपकी पावर कट नहीं हुई हो। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगला इनमें डिफरेंस, यूज्ड इन ए नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रैम को यूज करते हैं, और यूज्ड फॉर ए स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूज फॉर स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। इस चीज को अगर आप समझ पाओगे तो मैं इस चीज को इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कि सबसे पहले क्या होता है, फिर फर्दर आगे स्टेप क्या होता है, उन चीजों को अपन अब सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे मैंने कहा कि राइटिंग डेटा इज स्लोअर, राइटिंग डेटा इज फास्टर। ठीक है, अब ये होता क्या है सारा प्रोसेस कि कैसे यूज होता है, आपने कभी सोचा होगा कि जब अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो पहले अपन रैम में जाते हैं या अपन रोम में जाते हैं, कभी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है क्या, जब भी मैंने मेरा पीसी ऑन किया तो मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे पहले रैम में जाऊंगा या फिर मैं रोम में जाऊंगा, ये दिमाग में किसी के क्वेश्चन आया आज तक, नहीं आया। ठीक है, जैसे ही अपन अपना क्या करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, तो लैपटॉप ऑन करते हैं तो आपको एकदम ब्लैंक स्क्रीन दिखती है जिसपे आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में अपन को धीरे धीरे विंडोज दिखाई देती है, फिर वो अपन से पासवर्ड मांगता है। ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है जब अपन पीसी ऑन करते हैं। ठीक है, जब सीपीयू टर्न ऑन करता है तो उसको दो टाइप की मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले सीपीयू रोम मेमोरी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, सबसे पहले सीपीयू क्या करता है, रोम मेमोरी होती है उसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब रोम के अंदर कुछ प्रोग्राम होते हैं जो पहले से ही डाले हुए होते हैं। ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करता है कौन, सीपीयू। तो वो प्रोग्राम कौन से होते हैं, पहला होता है आपका पीओएसटी, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीओएसटी का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जब पोस्ट एग्जीक्यूट होता है तो ये चेक करता है कि कौन कौन से हार्डवेयर सीपीयू से कनेक्ट है। हार्डवेयर में से एक लाइट जलती रहती है। ठीक है, जो लाइट जलती रहती है हार्डवेयर में से, आपने कभी देखा होगा, आपके कभी कंप्यूटर यूज किया होगा, उससे माउस अगर आपने यूज किया है तो माउस माउस के अंदर एक लाइट है, वो चल मतलब एक बार बंद होती है, एक बार चालू होती है, एक बार बंद होती है, एक बार चालू होती है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं कि सीपीयू है वो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहा है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिससे अपन को ये पता चल रहा है कि अपने कंप्यूटर से कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस है जो कनेक्ट है। इसका पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं एक पहला प्रोग्राम जिसका नाम है पोस्ट, ये चेक करता है हार्डवेयर कनेक्टिविटी को। अब दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है बूटिंग का। ठीक है,
दूसरा इंपॉर्टेंट काम रोम के अंदर होता है वो होता है बूटिंग का। आपका कौन सा होता है? बूटिंग का होता है, ठीक है। अब ये बूटिंग क्या होती है? आपने सुना होगा कि एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग, ठीक है, ये नाम आपने सुने होंगे। अब ये बूटिंग का मेन काम क्या होता है कि अपन जैसे ही बूटिंग को एग्जीक्यूट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बूटिंग को जो एग्जीक्यूट करता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बूट स्ट्रिप लोडर। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रिप लोडर कहते हैं। बूट स्ट्रिप लोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट स्ट्रिप लोडर कहते हैं, ठीक है। बूटिंग सेकेंडरी मेमोरी से क्या करेगा? अपन जैसे बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो ये बूटिंग क्या करेगा? बूटिंग धीरे धीरे जब स्टार्ट होएगी तो ये कहाँ जाएगा? ये अपना जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में अपना क्या रखा हुआ है? यहाँ पर अपना लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहला ऑपरेशन क्या किया? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दूसरा अपने किया बूटिंग। बूटिंग किसके द्वारा? बूट स्ट्रिप प्रोग्राम के द्वारा। अब जब बूटिंग प्रोसेस हुई तो बूटिंग प्रोसेस होते ही ये कहाँ जाता है? ये जाता है आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब सेकेंडरी मेमोरी से ये क्या करता है? ओएस को उठाता है और ओएस को उठा के कहाँ डाल देता है? आपके रैम में डाल देता है। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में डाल दिया जाता है तभी अपन क्या हो सकते हैं? यूजर इंटरफेस कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। आपने कभी पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसका मतलब बेसिक आपको पता होगा कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्या करते हैं? हार्डवेयर से कनेक्टिविटी कर पाते हैं, ठीक है। अब जब इसने क्या किया, बूटस्ट्रैप ने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया कहां पर? आपकी रैम में। तब क्या होगा? सीपीयू है वो कनेक्ट हो जाएगा कहां पर? रैम से। अब जब सीपीयू रैम से एक बार कनेक्शन कर लेता है, वन टाइम जब ये कनेक्शन कर लेता है, उसके बाद में वो वापस रोम से कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है। वो रोम से कभी कनेक्ट ही नहीं होता है। वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहता है? अब रैम से कनेक्ट रहता है। अब उसे जितने भी प्रोग्राम चाहिए, जो भी चीज उसे रन करनी है, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा और यहाँ से प्रोग्राम को उठाएगा और रैम में लाके रन करवा देगा। ये होती है इसकी बेसिक सी थ्योरी, ठीक है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड नहीं होता तब तक कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। आप लाइव इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको कि जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन करते हो तो आपको शुरू में ब्लैंक स्क्रीन दिखती है, उसपे आपको कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका रैम में लोड नहीं हो पाता है। रैम में लोड नहीं हो पाने के कारण अपन को कुछ दिखाई नहीं देता है। और जैसे अपन देखते हैं नैनो सेकंड के अंदर अपन को अपनी विंडोज शो होने लगती है। तो वो विंडोज कब शो होगी? जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ आ गया? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आ गया? रैम के अंदर आ गया, तब अपन को विंडोज शो होने लगती है, ठीक है। अब एक बार अगर रैम के पास एक्सेस आ जाता है तो अपन सीपीयू वापस कभी भी नहीं जाता है रोम के पास कि रोम। अब उसके बाद में रोम का जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप एक चीज याद रखना कि जो बूट स्ट्रिप होता है वो कहाँ होता है? वो रोम के अंदर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी था और आगे ये क्वेश्चन बनेगा राजस्थान बोर्ड की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। और एक बार जब सीपीयू यहाँ पर क्या कर लेता है? रैम से कनेक्शन कर लेता है, उसके बाद में वो वापस रोम से कनेक्शन नहीं करता है। आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अपन देखते हैं कि रैम क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब आप कैसे समझोगे कि किसी चीज को रैंडमली एक्सेस करना। अब रैंडमली एक्सेस अपन किसी चीज को कैसे कर सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि आपको किसी शहर की लोकेशन देखनी है, तो आप किसी शहर की, मान लो कि आपको दिल्ली से जयपुर की लोकेशन देखनी है, तो आप तो या तो आप ये यूं करोगे कि दिल्ली से जो जयपुर की लोकेशन देखनी है वहां तक सारे शहर को एक्सेस करते जाओगे कि हाँ ये शहर आया होगा, ये शहर आया होगा, फिर ये शहर आया है, उसके बाद में जयपुर आया होगा। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली दिल्ली से जयपुर की मैप पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली जयपुर को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट किसी अनदर सिटी को एक्सेस किए बिना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। अपन किसी भी सेल के अंदर रैंडमली जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि मेमोरी के अंदर सेल बने हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है।
तो मेमोरी के अंदर सेल है, तो डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है कि मुझे सेल नंबर ये एक्सेस करना है, तो मैं 1 और 2 को एक्सेस करे बिना डायरेक्टली यहाँ 3 को एक्सेस कर सकता हूँ। इसको अपन कहते हैं रैंडम एक्सेस। ठीक है, अब जो पीपीटी में मैंने लिख रखा है वो एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्या चीजें रैम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ही रैम के लिए इंपॉर्टेंट है। रैम डेटा प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी होती है। ठीक है, ये एक रीड राइट मेमोरी है। ठीक है, सीपीयू, ये रैम क्या है अपनी, रीड राइट मेमोरी है। क्या है, रीड राइट मेमोरी है। इस पॉइंट को आप याद रखना। रैम क्या है, रैम रीड राइट मेमोरी है जो मशीन के काम करने तक डेटा को स्टोर करती है। जैसे ही मशीन बंद, डेटा वहां से गायब। जैसे ही वापस टर्न ऑन, तो डेटा क्या वापस आ जाता है, क्या डेटा वापस आ जाता है। इस चीज का भी अपन सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, रैम में डेटा को रैंडम तरीके से एक्सेस किया जाता है। रैम अस्थिर है। ठीक है, अर्थात इसमें संग्रहित डेटा खो जाता है जब तक कंप्यूटर को बंद करते हैं। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इसमें डेटा क्या हो जाता है, हो जाता है, अगर अपन डेटा को सेव नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए एक बैकअप यूपीएस का यूज करते हैं अपन। किस लिए, अक्सर कंप्यूटर के साथ किया जाता है बैकअप के लिए। अपन बैकअप के लिए इसमें रैम में क्या यूज करते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर अपन यूपीएस यूज करते हैं। आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में इनका यूज, यूपीएस का यूज होने लगा है। अपन रैम के अंदर आपको क्या चीजें याद रखनी है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये रीड राइट मेमोरी है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब वही हो गया कि आपने जैसे ही पावर सप्लाई बंद, तो वहां से डेटा सारा इरेज हो जाता है। ठीक है, इसका एक बैकअप होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलते हैं। जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जो डेटा है वो इरेज ना हो, उससे अपन बचा सकते हैं। ये टेक्निक है जो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, ये था सारा रैम के बारे में। अब अपन देखते हैं कि रैम कितने तरह की होती है। आपको पता होगा कि रैम 2 प्रकार की होती है। अपन ने अभी पहले देखा था, पहली रैम कौन सी थी, स्टैटिक रैम। दूसरी कौन सी थी, डायनेमिक रैम। तो अब अपन पढ़ेंगे एस रैम वर्सेस डी रैम। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन मैंने इनको डिफरेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एस रैम और डी रैम क्या होती है। ठीक है, एस रैम क्या होती है, एस रैम किससे बनी हुई होती है, ये फ्लिप फ्लॉप से बनी हुई होती है। इसकी साइज कितनी होती है, 1 बिट होती है। साइज कितनी होती है इसकी, 1 बिट ही इसकी साइज होती है। ठीक है, और डी रैम किससे बनी हुई होती है, कैपेसिटर से बनी हुई होती है। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म इन इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें होते हैं स्टोरेज, किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में होती है। अब अगर स्टोरेज है वो किसके रूप में स्टोर है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में स्टोर है, तो अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को बार बार रेफरेंस करना पड़ेगा। जब अपन इसको बार बार रेफरेंस करेंगे तो अपन की स्पीड क्या हो जाएगी, अपनी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जिस किसी चीज की स्पीड स्लो होती है वो क्या होती है, कम महंगी होती है। एक पॉइंट से 4 पॉइंट जुड़ रहे हैं। ठीक है, जब मेमोरी में रीड राइट ऑपरेशन होता है तो लो पावर कंजप्शन करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बार बार रेफरेंस करने की जरूरत नहीं होती है, जबकि डी रैम के अंदर अपन को बार बार रेफरेंस करना पड़ता है। ठीक है, एस रैम क्या होती है, फास्ट होती है। जैसे कि कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन भी कहां से हुआ है, आपके कैश मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन आपके यहीं से हुआ है। ठीक है, और ये डी रैम क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, एस रैम महंगी होती है, डी रैम कम महंगी होती है। अब देखो, जब मेमोरी के अंदर अपन क्या करते हैं, रीड राइट ऑपरेशन करते हैं, तो ये क्या करती है, हाई पावर कंजप्शन करती है। अब जब अपन रीड राइट करते हैं तब ये हाई पावर कंजप्शन करती है, और जब अपन डी रैम के अंदर रीड राइट ऑपरेशन करते हैं तो ये क्या करती है, लो पावर कंजप्शन करती है। अब दूसरा इसी से रिलेटेड ये है कि जब मेमोरी में रीड राइट को ऑपरेशन नहीं होता है तो लो पावर कंजप्शन करती है। जब कोई रीड राइट ऑपरेशन नहीं होता है तो ये बिल्कुल पावर कंजप्शन नहीं करती है एस रैम। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब रीड राइट ऑपरेशन नहीं होता है तब भी ये क्या करती है, हाई पावर कंजप्शन करती है। ठीक है, मेनली ये है इस चीज का कंसेप्ट
कि जब मेमोरी के अंदर रीड राइट होता है तब तो हाई पावर कंजप्शन कौन करती है, वो करती है आपकी SRAM। और जब रीड राइट ऑपरेशन नहीं हो रहा होता है तब हाई पावर कंजप्शन कौन करती है, वो करती है आपकी DRAM। ठीक है, इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि कैश मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन किससे होता है। कैश मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन आपके स्टैटिक रैम से होता है। और मेन मेमोरी का इंप्लीमेंटेशन किससे होता है, मेन मेमोरी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो होता है आपके इससे DRAM से। ठीक है, आशा करता हूं कि चीजें समझ में आई होगी, दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो अपनी रोम होती है वो किस तरह से काम करती है। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जहां पर डेटा को केवल रीड किया जा सकता है, केवल और केवल डेटा को रीड किया जा सकता है, वहां पर डेटा को अपन क्या नहीं कर सकते, वहां पर अपन डेटा को राइट नहीं कर सकते। ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अब एक बार रोम के बारे में देख लेते हैं। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है, वो मेमोरी जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं लेकिन उस पर लिख नहीं सकते। इस प्रकार की मेमोरी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, और रैम क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, एक रोम ऐसे निर्देशों को संग्रहित करता है जो कंप्यूटर शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस ऑपरेशन को अपन क्या कहते हैं, बूट स्टेप कहते हैं। अभी अपन ने डिटेल से पढ़ा था कि जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले किसको एक्सेस करता है, वो करता है रोम को एक्सेस करता है। इस ऑपरेशन से अपन ने क्या देखा था, बूट स्ट्रैप लोडर देखा था कि बूट स्ट्रैप लोडर कैसे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम तक पहुंचा पाता है। ठीक है, रोम चिप का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव में भी किसका उपयोग होता है, आपके रोम का यूज होता है, न कि रैम का यूज होता है। रोम में डेटा को मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर लिखा जाता है जिसे फर्मवेयर कहते हैं। इस चीज को आप याद रखना कि जब किसी लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसी समय रोम के अंदर जो डेटा लिखा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, रोम के अंदर डेटा को केवल रीड कर सकते हैं बल्कि अपने डेटा को इरेज और राइट नहीं कर सकते। डेटा को इरेज और राइट किसके अंदर अपन नहीं कर सकते, रोम के अंदर अपन नहीं कर सकते। लेकिन रैम के अंदर क्या अपन कर सकते हैं, रैम के अंदर अपन कर सकते हैं। ये देखो आपकी क्या है, रोम है। अब देखो रोम के प्रकार। ठीक है, सबसे पहला रोम का प्रकार आता है, उसका नाम है मास्क रीड ओनली मेमोरी। मास्क रीड ओनली मेमोरी, एम रोम। अब एम रोम के बारे में, एम रोम के बारे में आप इतना सा याद रखिए कि एम रोम पुराने जमाने में यूज होती थी, आजकल मॉडर्न जमाने में एम रोम यूज नहीं होती है। आजकल मॉडर्न जमाने में जो यूज होती है वो डबल ई पी रोम यूज होती है। ये रीड ओनली मेमोरी का सबसे पुराना प्रकार था जो अब अप्रचलित हो गया है, इसलिए आज की दुनिया में कहीं भी इसका उपयोग नहीं होता है। बस किसी किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये एक हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस है जिसमें निर्माता द्वारा निर्माण के समय प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित कर दिए जाते थे। अब एम रोम के अंदर क्या होता था, जब भी कोई प्रोग्रामर था उस अपन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसके अंदर जो प्रोग्राम लिख के लोड कर देता था वही प्रोग्राम एज इट इज रहते थे, उनमें अपन कोई चेंज नहीं कर सकते थे, उनमें अपन वापस से राइट नहीं कर सकते थे, उनमें अपन वापस से उस प्रोग्राम को हटा नहीं सकते थे। जो प्रोग्राम लिखा है वही प्रोग्राम यहाँ पे लिखा रहेगा। सपोज कीजिए कि ये मेरा प्रोग्राम था रोम के अंदर, एम रोम के अंदर, जहां पर मैंने मान लीजिए डबल कोटेड यू लिख रखा है। अब इसको अपन क्या कर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। सिंपल भाषा में आप इतना याद रखना, जो एम रोम है इसका मॉडर्न जमाने में यूज बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन सबसे पहले इसी मेमोरी का यूज होता था। तो अपन ने थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब अगली मेमोरी की तरफ अपन चलते हैं, अगले रोम के टाइप की तरफ अपन चलते हैं। वो अपना अगला टाइप है कौन सा, पी रोम। इनकी फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन आता है तो आप पी रोम की फुल फॉर्म याद कर लीजिए।
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका उपयोग भी मैं आपको बता देता हूं कि इसका यूज होता है अपने जो सेल फोन होते हैं, जो वीडियो गेम होते हैं, उनके अंदर अपन इसका मेनली यूज करते हैं। किसका? पी रोम के अंदर। पी रोम का क्या मतलब है कि पी रोम एक खाली संस्करण है, इसे ब्लैंक मेमोरी भी कहा जाता है और निर्माण के बाद में प्रोग्राम किया जाता है। हम कह सकते हैं कि निर्माण के समय इसे खाली रखा जाता है, बाद में इसमें क्या किया जाता है, एक बार प्रोग्राम लिख दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक बार तो इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक बार इसके अंदर अपन राइट कर सकते हैं, वन टाइम अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर WRITE कर सकते हैं, केवल वन टाइम। उसके बाद में अपन इसको क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते और इसके साथ अपन चेंज भी नहीं कर सकते। कब? दूसरी बार अपन इसके अंदर कोई डाटा वापस राइट नहीं कर सकते। किसके अंदर? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप डेटा लिखने के लिए पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर नामक उपकरण का यूज किया जाता है। पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर का यूज किस लिए किया जाता है? जो अपनी खाली मेमोरी होती है पी रोम, उसमें कुछ डेटा को लिखने के लिए, उसमें कुछ प्रोग्राम को लिखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसे अपन कहते हैं पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर। पी रोम की प्रक्रिया या प्रोग्रामिंग को बर्निंग पी रोम के रूप में जाना जाता है। एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद में डेटा को बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी कहा जाता है। मतलब एक बार अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? एक बार राइट कर सकते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना है और इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। अब मैंने इसका यूज बताया था आपको कहां पर। इसका यूज होता है आपके वीडियो गेम्स में, इसका यूज होता है आपके सेल्स फोन्स में, इसका यूज अपन देख सकते हैं। उसके अलावा अपन मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी इसका यूज देख सकते हैं। ठीक है, RFID टैग के अंदर भी इसका यूज होता है। उसके बाद में जो अगला अपना रोम का टाइप है वो कौन सा है, वो आ जाएगा अपना ईपी रोम। अब ईपी रोम क्या होता है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले वही चीज, ईपी रोम की आपको क्या याद होनी चाहिए, ईपी रोम की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। ठीक है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम एक रोम है, ईपी रोम एक प्रकार का रोम ही है। अब ईपी रोम के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को मिटा सकते हैं एक से अधिक बार भी। वहां पर अपन एक बार राइट कर सकते थे, यहाँ पर प्रोग्राम एक बार राइट है लेकिन उसको अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए मेरी बात को। ईपीरोम एक प्रकार का रोम है जिसे कई बार रीप्रोग्राम और मिटाया जा सकता है। डेटा मिटाने का तरीका बहुत अलग है, बहुत अलग है। अगर अपन डेटा मिटा सकते हैं तो तरीका तो कैसा भी हो अपन सेंड कर लेंगे। जो ईपीरोम होती है वो कैसी होती है, कोटेज विंडो के साथ आती है, जिसके माध्यम से डेटा को मिटाने के लिए लगभग 40 मिनट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पराबैंगनी प्रकाश की एक विशिष्ट आवृत्ति उस कोटेज के ऊपर आपको डालनी पड़ेगी। इसलिए अपनी सामग्री को तब तक बरकरार रखता है जब तक कि ये पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में ना आ जाए। आप किसी पर्टिकुलर टाइम तक अगर पराबैंगनी किरणें हैं जो इस कोटेज के ऊपर डालेंगे, ईपी रोम वाले कोटेज के ऊपर, तो क्या होएगा, इसका डेटा है वो इरेज हो जाएगा। अब ईपी रोम को पुनः प्रोग्राम करने के लिए आपको एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होगी जिसे आप क्या कहोगे, पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर कहोगे। अब अपन को कुछ चीजें वापस उसके अंदर लिखनी है, इरेज कर दी अपन ने किसकी मदद से, पराबैंगनी किरणों की मदद से अपन ने क्या कर दिया, इरेज कर दिया कंटेंट को। अब इरेज करने के बाद में उसके अंदर वापस भी तो कुछ लिखना है। वापस लिखने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, वही पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर प्रोग्राम को यूज करेंगे। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ना, माइक्रो कंट्रोलर स्टोर प्रोग्राम होते हैं ना, उनके अंदर इसका यूज होता है। वहां पर अपन क्या करते हैं, बार बार प्रोग्राम को लिखते हैं, उसको वापस फिर इरेज करते हैं, फिर प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको वापस इरेज करते हैं। ये प्रोसेस अपनी कहाँ चलती रहती है, ईपी रोम के अंदर चलती रहती है। आशा करता हूं कि आपको ईपी रोम समझ में आया होगा।
उसके बाद में अगला आता है डबल ईपी रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करना। डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ईपी रोम क्या है? ये भी एक रीड ओनली मेमोरी का ही प्रकार है, जिसे अपन क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। अपने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि जो ईपी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के बारे में। ईपीरोम एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी है, जिसे मिटाया जा सकता है और बार बार 10,000 बार तक रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसे फ्लैश ईपीरोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फ्लैश मेमोरी के समान है। क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सी फ्लैश मेमोरी है, और वहां पर ऑप्शन मिलता है आपको डबल ईपी रोम, और उसको आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार आया हुआ है कि फ्लैश मेमोरी कौन सी है। तो फ्लैश मेमोरी आपकी कौन सी है? ईपी रोम आपकी फ्लैश मेमोरी है। पहली चीज ये, अपने ईपी रोम के अंदर क्या यूज की थी? पराबैंगनी किरणें यूज की थी। अपन यहाँ पर यूज क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल किरणें यूज करेंगे। किसको? इसको मिटाने के लिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस मेमोरी में डेटा एक बार में 1 बाइट लिखा या मिटाया जा सकता है, बाइट प्रति बाइट, जबकि फ्लैश मेमोरी में डेटा को ब्लॉक में लिखा और मिटाया जाता है। ये ईपी रोम से तेज है। अपन जो इलेक्ट्रिकली डबल ई पी रोम है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं? एक बार में केवल 1 बाइट को मिटा सकते हैं। कितने बाइट को? एक बार में केवल 1 बाइट को मिटा सकते हैं। लेकिन फ्लैश मेमोरी के अंदर तो जो डेटा होता है वो ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वहां पर तो अपन ब्लॉक के रूप में ही डेटा को मिटा सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। इसका उपयोग कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम और सर्किट बोर्ड जैसे उपकरणों में डेटा की एक छोटी मात्रा को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। बायोस ऑफ ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। जो बायोस होता है वो आपका कहाँ स्टोर होता है? आपका बायोस भी कहाँ स्टोर होता है? डबल ई पी रोम के अंदर आपका क्या होता है? बायोस स्टोर होता है। ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि आपका बायोस कहाँ स्टोर होता है। तो आशा करता हूं कि डबल ईपी रोम आपको समझ में आई होगी। डबल ईपी रोम भी क्या है? एक रोम का प्रकार है, जिसके अंदर अपन कौन सी किरणों से? इलेक्ट्रिकली किरणों से डाटा को क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं, और बार बार डाटा को अपन लिख सकते हैं। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो फ्लैश मेमोरी होती है, ये क्या होती है? ये फ्लैश मेमोरी होती है जो ईपी रोम, डबल ईपी रोम से बहुत फास्ट होती है। तो थोड़ा सा अपन नजर डालते हैं फ्लैश रोम के ऊपर। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि फ्लैश रोम क्या होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ईपी रोम का क्या है? एडवांस फीचर है। क्या? फ्लैश रोम। अब फ्लैश रोम के अंदर क्या होता है कि जो फ्लैश रोम होती है, अपन पहले देख रहे थे डब्ल्यूपी रोम के अंदर अपन 1 बाइट करके डेटा को डिलीट कर रहे थे, डेटा को इरेज कर रहे थे। इस मेमोरी का उपयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? 512 बाइट से डेटा के ब्लॉक को हटा या लिख सकते हैं, जबकि डब्ल्यूपी रोम में आप एक बार में केवल 1 बाइट डेटा को ही डिलीट या लिख सकते थे। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? 512 बाइट के डेटा को डिलीट कर सकते हैं और 512 को ही एक साथ लिख सकते हैं। ये मेमोरी ईपी रोम से अपने आप तेज हो गई। इससे कंप्यूटर से हटाए बिना रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कंप्यूटर से हटाए बिना इसको क्या कर सकते हैं? रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसका उपयोग व्यक्तिगत कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों के बीच में डेटा के भंडारण और हस्तांतरण के लिए किया जाता है। और आपने देखा होगा कि यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, MP3 प्लेयर, डिजिटल कैमरा, मॉडेम और सॉलिड स्टेट ड्राइव में SSD का यूज किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपी रोम का यूज कहाँ किया जाता है? बच्चों के खिलौनों में किया जाता है। कई आधुनिक कंप्यूटरों के बायोस को फ्लैश मेमोरी चिप में संग्रहित किया जाता है, जिसे फ्लैश बायोस कहा जाता है। आजकल जो बायोस आते हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ आते हैं? फ्लैश रोम के अंदर आते हैं, जिन्हें अपन क्या कह देते हैं? फ्लैश बायोस कह देते हैं। बस इतनी सी चीजें थी किसके अंदर? आपके रोम के अंदर। अपन ने रोम के अंदर सारी चीजें पढ़ ली कि रोम क्या होती है, पी रोम क्या होती है, ईपी रोम क्या होती है, डब्ल्यूपी रोम क्या होती है और फ्लैश रोम क्या होती है। क्वेश्चंस यहाँ से जो बार बार बनता है
वो यही बनता है कि डबल ईपी रोम है वो क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, फ्लैश मेमोरी है, एक फ्लैश मेमोरी का टाइप है। जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा तब इसका क्वेश्चंस आपको जरूर करवाऊंगा। अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं मेमोरी हायरार्की। अब मेमोरी हायरार्की को पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कौन सी सबसे पहले स्टोर होती है और मेमोरी सबसे बड़ी कौन सी होती है और मेमोरी सबसे छोटी कौन सी होती है। तो मेमोरी हायरार्की के बारे में अपन यहाँ पर जानते हैं। अपनी प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थोड़ा सा अपन मेमोरी को देखते हैं कि मेमोरी कौन सी कैसे रहती है। यहाँ पर आपका सीपीयू होता है, सीपीयू के सबसे पास में कौन होता है, रजिस्टर होता है। उसके बाद में आपकी कैश मेमोरी होती है, उसके बाद में आपकी रैम होती है, उसके बाद में आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है, फिर मैग्नेटिक टेप होती है। अपन ने आज पढ़ी है रैम और रोम के बारे में, यहाँ पर आप रोम भी लिख सकते हो। अब अपन जो कल पढ़ेंगे मेमोरी का जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो कैश मेमोरी के बारे में डालेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी है इनके बारे में। अब मैंने यहाँ पे देखो साइज का ग्राफ होता है वो नीचे से यूं आता है, ऊपर से नीचे की तरफ साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है। रजिस्टर की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है, रजिस्टर से बड़ी किसकी होती है, कैश की होती है, कैश से बड़ी किसकी होती है, रैम की होती है, रैम से बड़ी किसकी होती है, ऑप्टिकल डिस्क की होती है। अब इनकी स्पीड की बात करो तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है, रजिस्टर्स की होती है। आपको मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चन ये आता है कि या तो वो आपको यूं दे देता है कि इनकी सबसे स्पीड का सही क्रम बताइए। सबसे पहले रजिस्टर लिख देगा, फिर कैश लिख देगा, फिर आने चाहिए आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसके अंदर आपकी रैम और रोम आती है, फिर आती है आपकी कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। अब इन सारी चीजों को एक सीक्वेंस में आपको जचाने के लिए, अरेंज करने के लिए वो बोलता है, और ये जो सीक्वेंस आपको मिल जाती है वही ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होता है। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हो गई, रजिस्टर मेमोरी हो गई। और रजिस्टर मेमोरी के बाद में जो फास्ट है वो कौन सी है, आपकी कैश मेमोरी है। और कैश मेमोरी के बाद में जो फास्ट है वो आपकी रैम है, और रैम के बाद में जो फास्ट है वो आपकी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी है। आशा करता हूं कि ये मेमोरी हायरार्की आपको समझ में आई होगी। अब इनकी जो साइज है वो आपको पता है कि स्टोरेज की साइज रजिस्टर की सबसे कम होती है, जबकि आप देखोगे सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब अपन देखते हैं कि जो एक्सेस टाइम होता है वो भी ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि एक्सेस टाइम भी क्या होता है यहाँ पर आपका कम होता जाता है। ये था आपका मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की से जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जो सबसे छोटी मेमोरी और सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, जो जितना छोटा होगा वो उतना ही खोटा होगा। मारवाड़ी में जो कहावत होती है वही चीज होती है, जो जितना छोटा होगा वो उतना ही तेज होगा। बस इसी कंसेप्ट में मेमोरी का ये कंसेप्ट बना हुआ है। ये देखो आपके लिए मैंने डायग्राम से शो किया है कि देखो सबसे पहले सीपीयू होता है, सीपीयू के बाद में रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के बाद में कौन सी आती है, आपकी कैश मेमोरी आ जाती है, कैश मेमोरी के बाद में आपकी मेन मेमोरी आ जाती है जिसके अंदर रैम और रोम आती है। उसके बाद में आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, जो अभी अपने देखे थे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप वगैरह कहाँ आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये चीजें थी आपकी मेमोरी से रिलेटेड, प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड। अब अपन कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे कैश मेमोरी। आज एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मैंने अभी देखा था कि क्वेश्चन एग्जाम हुआ था उसके अंदर वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था एसोसिएटिव मेमोरी से। अब एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, अपन ने अभी जब वीडियो स्टार्ट किया था तो अपन ने देखा था कि सीपीयू क्या करता है, मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट करता है। कौन करता है, सीपीयू करता है। क्या करता है, एड्रेस जनरेट करता है किसके लिए, मेमोरी के लिए। जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेमोरी का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, और वो क्या करता है, सीपीयू जनरेट करता है। लेकिन जो एसोसिएटिव मेमोरी होती है उसका एड्रेस नहीं होता है मेरे भाई, उसका मतलब एड्रेस होता ही नहीं है, उसमें केवल क्या होता है, डाटा रखा हुआ होता है। अब उसको अपन कैसे एक्सेस कर पाते हैं, इस एसोसिएटिव मेमोरी से जो क्वेश्चंस बनता है वो यही बनता है कि एसोसिएटिव मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड कैम, CAM, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी।
और केम की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है क्या केम भी एक मेमोरी का टाइप है? जी हाँ, बिल्कुल, केम भी एक क्या है, मेमोरी का टाइप है। उसी अब ये देखो केम काम कैसे करता है, कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी कैसे काम करता है। ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जिसे डेटा के माध्यम से खोज करने के लिए अनुकूल किया जाता है। अब इसको अपन जो अब आप एसोसिएटिव मेमोरी को एक डेली लाइफ एग्जांपल से याद रखो कि अपन शहर में रहते हैं, तो शहर में अपना क्या होता है, अपना एक शहर में एक एड्रेस होता है। लेकिन अपन गांव में रहते हैं तो गांव का कोई एड्रेस नहीं होता है। गांव के अंदर क्या होता है, केवल नाम से जाने जाते हैं, नाम से जाने जाते हैं। किससे जाने जाते हैं? केवल नाम से जाने जाते हैं कि उसका घर यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है। तो जो अपनी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है वो क्या होती है, उसके अंदर अपन दो तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन 1, इंफॉर्मेशन 2। अब जब सीपीयू क्या करेगा, जब सीपीयू के पास कोई प्रोग्राम आएगा और वो डाटा है जो सर्च करेगा किसके अंदर, आपकी एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर, तो इसके अंदर जो डाटा सर्च होता है वो पैरेलली होता है। यहाँ पर जो एड्रेस होता है इंफॉर्मेशन 1 के अंदर वो सीपीयू को पता रहता है, और जो इंफॉर्मेशन 2 होती है वो सीपीयू को पता नहीं रहती है। अब मान लो आजकल वेब सीरीज के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसको पकड़ने के लिए उसके दोस्त वगैरह का सहारा लिया जाता है। उसके दोस्त वगैरह को सहारा लेकर ही अपन उस तक पहुंच पाते हैं और देखते हैं कि कौन दोषी था और कौन दोषी नहीं था। ये चीजें अपन कहाँ करते हैं, आजकल की वेब सीरीज देखते हैं उनमें ऐसा होता है। यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज है। एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर अपन क्या करते हैं, एक एड्रेस होता है, एड्रेस होता नहीं है, इसके अंदर केवल इंफॉर्मेशन होती है। एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन सीपीयू के पास स्टोर रहती है, और जब पैरेलली प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराता है सीपीयू तो उसके कुछ हिंट मिलता है, वहां से वो जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसको सीपीयू तक पहुंचा देता है। आपको ये एसोसिएटिव मेमोरी आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होगी क्योंकि ये सीओए के अंदर होती है, इसका यूज मेनली वहीं होता है। इससे एक और आने वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी एस रैम होती है, अभी आपने पढ़ा था कि बहुत बहुत ज्यादा तेज होती है, उससे भी तेज होती है आपकी कौन सी, एसोसिएटिव मेमोरी या फिर आपकी केम। इस चीज को आप याद रखना। और इसके अंदर मेमोरी के अंदर क्या नहीं होता है, आपका एड्रेसेस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आपका एड्रेसेस नहीं होता है। इसके अंदर सीपीयू जो भी डेटा सर्च करता है वो किसी इंफॉर्मेशन बेस पे करता है। जो भी डेटा सर्च करता है वो किस पे करता है, इंफॉर्मेशन बेस पे करता है। अब इसके यूज देखते हैं। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां खोज समय कम या कम होना चाहिए। ये समानांतर खोजों के लिए उपयुक्त है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अपनी मेमोरी है, इसके अंदर दो इंफॉर्मेशन होगी, तो जो सीपीयू प्रोग्राम रन करेगा वो जो अपनी पहली सारी इंफॉर्मेशन है उनके लिए पैरेलली प्रोग्राम रन करता है सबके लिए। जहां पर भी मैच हो जाता है डाटा, वहां से क्या करता है, ये डाटा वापस सीपीयू को भेज दिया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग अक्सर डेटाबेस की गति देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग वर्चुअल मेमोरी के द्वारा उपयोग की जाने वाली पेज टेबल में भी किया जाता है। जो आपका नर्वस नेटवर्क होता है उसके अंदर भी अपन क्या यूज करते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करते हैं। बहुत अच्छी मेमोरी होती है, बहुत फास्ट होती है, आपके एस रैम से भी फास्ट होती है, इसलिए महंगी भी होती है, इसलिए इसका यूज अपन अक्सर कम करते हैं। तो आप इसके अंदर याद रखना कौन सी मेमोरी की को, एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं, केम भी कहते हैं, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहते हैं। इसका एड्रेस नहीं होता है, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सर्च की जाती है। ये चीजें आप इसके बारे में याद रखना, क्वेश्चंस इनसे बाहर नहीं आएगा। कल के वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि केस मेमोरी क्या होती है, केस मेमोरी के बाद में अपन सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, फिर इन सबके एक साथ 500 प्लस एमसीक्यू अपन एक साथ कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू आप सभी का। चैनल पर जो लोग नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहां पर क्या आ रहा है, आपका बेसिक कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। इसके साथ मैं आपका वीडियो को वेंड करता हूं। थैंक यू।